वेलकम टू माय वीडियो ऑन न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब इस वीडियो में मैं आपको कोई हैवी जार्गन्स नहीं दूंगा मेडिकल साइंसेस से, न्यूरोलॉजी से। मैं बस आपको बेसिक बताऊंगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है। मैं आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी समझाने से पहले न्यूरॉन के बारे में बताऊंगा, नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू आउट मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा जिससे कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को अच्छे से समझ पाएँ। Or toward the end, I will also show you my own example of how I used the process, to learn a new skill, not a skill, but develop a habit. And मैंने उसका पूरा progress share किया है. And before making this video, 8 days before making this video, I started that thing. So I will show you toward the end what that thing was. So let's begin with our discussion. So this is a neuron. This is a nerve cell basically. Now, before we begin our discussion, I want to ask you whether you know this guy or not. कोई बात नहीं, न्यूरॉन पे आते हैं। तो न्यूरॉन क्या होता है? बेसिकली न्यूरॉन हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारी पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, उसका जो बेसिक यूनिट है वो एटम होता है। इसी तरीके से न्यूरॉन हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, व्हाट इज सीएनएस एंड व्हाट इज पेरिफेरल न्यूरो सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस आप ये मान लो कि उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में सीपीयू की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है कमांड सेंटर का, वैसे हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड सेंटर का काम करता है। उसकी आप बेसिक यूनिट समझ लो, ये न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले हम समझते हैं। एक न्यूरॉन की जो बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, और उसको हम सोमा बोलते हैं, जो अपर पार्ट है पर्पल कलर में। ये क्या करता है? प्रोसेसेस दी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, वो जो डीएनए वाली इन्फॉर्मेशन है वो नहीं। फिर आ जाता है हमारा न्यूक्लियस, जो कि पूरे न्यूरॉन की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। फिर आते हैं हमारी डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या होती है? जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इस न्यूरॉन को सक्सेसिव न्यूरॉन से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसके आगे जब ये किसी न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा तो ये उसके एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट करेगा। जैसे कि हम इस न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल को देख रहे हैं, जहाँ से कि सिग्नल पास होता है दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर वाले डेंड्राइट्स हैं, यहाँ से रिसीव होता है दूसरे न्यूरॉन से। ठीक है, अब जैसे इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है, इसके पीछे एक न्यूरॉन कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन उसमें जाएगी। ठीक है, अब हम इसके बीच वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ पे पूरा ये पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इस एक्सॉन के ऊपर क्या होती है? पूरा सिग्नल पास करने में हेल्प करता है। अभी हम एक्शन पोटेंशियल में समझेंगे कि बेसिकली एक्सॉन होता क्या है, बट अभी इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि एक्सॉन बॉडी में से सिग्नल सेंड करता है नीचे की तरफ। माइलिन शीट ग्लियल सेल होते हैं हमारे न्यूरॉन के अराउंड। ठीक है, उसमें से सिक्रीट होती है और ये इसको कवर कर लेती है ताकि हमारा एक्सॉन प्रोटेक्टेड रहे, और जो हमारे जो डेटा, जो हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रांसफ़र हो रही है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो। नोड ऑफ रैनवियर बस एक वो कनेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, जो गैप होता है हमारे दो माइलिन शीट के बीच में। हमारे जो गैप होता है दो माइलिन शीट के बीच में, और ये हमारे प्रोसेस को इंक्रीज़ भी करता है। तो ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे न्यूरॉन का। अब कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं हमारे सेंसेस से हमारे सीएनएस तक। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन हो गई, आपकी जो टंग हो गई, वहाँ से आपकी आइज़, आपकी ईयर्स, ठीक है, वहाँ से डेटा कैरी करके, सिग्नल कैरी करके आपके माइंड सीएनएस में जाता है। और दूसरा आता है हमारे मोटर एफरेंट न्यूरॉन। इससे हमारा जो सीएनएस है वो जो सीएनएस है पीएनएस में सिग्नल दे के कंट्रोल करता है हमारे मोटर, जैसे कि हमारी मसल्स हो गई उनको, और जो हमारे बाकी रिस्पॉन्सेज हो गए उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 9th या 10th में हमारा जो चैप्टर था साइंस में, आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि उससे पीछे हो जाना। वो पीछे कैसे हो रहा है? जैसे हम हॉट उस ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, एफरेंट न्यूरॉन्स है, वो सिग्नल हमारे ब्रेन को भेज रहे हैं विद इन सेकेंड से भी कम टाइम में कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है। हमें पता चल रहा है हमारे लिए डेंजरस है। फिर हमारा ब्रेन हमें वापस सिग्नल भेज रहा है मोटर न्यूरॉन के थ्रू कि अपनी मसल्स को पीछे कर लो, और मोटर न्यूरॉन वो एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स,
और हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और हम अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। और इंटर न्यूरॉन्स आगे जो बाकी सीएनएस में जो हमारे बाकी न्यूरॉन्स है उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है न्यूरॉन के बारे में समझने की, दैट दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, दे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड दे सेंड इन्फॉर्मेशन। अब की पॉइंट्स बाकी क्या है, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दे कनेक्ट विद अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी, ठीक है। अभी नैन्सी एक प्रोफेसर है, उनके एमआईटी के काफ़ी सारे लेक्चर्स भी हो, वो आप लेक्चर्स देखो तो वो बताती हैं आपको कि कैसे हमारी बॉडी में मतलब 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, इतने सारे न्यूरॉन्स पर, और उसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लोर करना है, ब्रेन को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो आप उनके लेक्चर्स देखना। फिलहाल हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो वापस आ जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पे। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट आई वांट टू आस्क यू, डू यू लव योर मॉम और नॉट? टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, just relax for a moment. Don't think that we are in a hurry or any sort of way. Just breathe, just relax and think about this question. Now I want to ask you, what is the one quality about your mother that you love the most? Something truly irreplaceable and uniquely hers. Think about it for a moment. What is the one quality about your mother that you love the most? Something truly irreplaceable and uniquely hers. Okay. Now think about your mom and imagine you are 6 years old holding your friend's hand and excitedly introducing them to your mom for the first time. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचना, इमेजिन करना कि आप 6 साल के हो, आप अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हो और उसको एक बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपनी मम्मी के पास ले जाते हो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये वो आपका फ्रेंड है जिसको आप इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। अब आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद है। आपका स्कूल का पहला दिन कैसे भी गया हो, आप इमेजिन करो स्कूल के पहले दिन को। आपका बहुत एक्साइटिंग गया हो सकता है, आपका बहुत लोनली भी गया हो सकता है, और आप थोड़ा नर्वस या हेजिस्टेंट भी फील कर सकते हो। तो इमेजिन करते हैं कि अगर आपका दिन बहुत लोनली या सैड गया था या आप थोड़ा हेजिस्टेंट फील कर रहे थे, तब आपकी क्लास में आपकी तरफ एक लड़का आता है, आपका डे वन है ये, और वो लड़का आपको चीयर अप करता है, आपका फ्रेंड आपको चीयर अप करता है, ठीक है। और वो आपको कॉम्प्लीमेंट देता है कि यार यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, यू आर लुकिंग गुड। और वो जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, आपका आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप थोड़ा स्पेशल फील करने लग जाते हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फील होता है। और अब स्कूल के बाद से आप उस दोस्त को अब मिल रहे हो और अपनी मम्मी को आप बताते हो कि मेरा, आपने जब उसको इंट्रोड्यूस करा था तो आप बताते हो दैट ही इज़ माई फ्रेंड राहुल। अब हम स्टार्ट करते हैं। टेक अ सेकेंड टू डाइजेस्ट दैट स्टोरी। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यू विल अंडरस्टैंड वाई एम आई डूइंग सो। तो आप राहुल को इमेजिन करो कि वो कैसे आपको फर्स्ट डे में मिला था और कैसे आपने उसको, उसने आपको हेल्प किया सो दैट यू बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, यू बिकेम मोर, यू फेल्ट मोर स्पेशल बेसिकली। एंड देन आपने उसको अपनी मम्मी से इंट्रोड्यूस करा, आपने मिलवाया उसको, एंड यू टोल्ड योर मॉम दैट ही इज़ माई फ्रेंड राहुल, ठीक है। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, हमारी बॉडी का कमांड सेंटर होता है, हमारी बॉडी का सीपीयू होता है बेसिकली एक तरीके से। तो द सीएनएस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को आप देख रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड को आपको पता है क्या होती है, हमारा ब्रेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक रन करता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। इसके बाद जो चीज़ से हमारा जो बाकी जो नर्वस सिस्टम का सेट होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया और फिर आ जाती है हमारी ब्रेन स्टेम, फिर हमारा टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड सेरिब्रम। अब फ्रंटल लोब किस लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमारा जितने भी हम रैशनल थिंकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो सारी की सारी फ्रंटल लोब से होती है। पैराइटल लोब में जितनी भी आप सेंसेशन फील करते हो, बॉडीली सेंसेशन फील करते हो, ठीक है, और डिस्टेंस को समझते हो, कैलकुलेशंस करते हो चलते वक्त, सारी चीज़ें हमारी पैराइटल लोब में होती है। टेम्पोरल लोब में हमारी हियरिंग रिलेटेड चीज़ें होती है, जो हम सुनते हैं, जिन चीज़ों का हम सेंस बनाते हैं, हमारी मेमोरी, हमारे इमोशन सारे टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल लोब से प्रोसेस होते हैं और टेम्पोरल लोब में स्टोर्ड भी होते हैं कहीं ना कहीं। ऑसिपिटल लोब हमारा विजुअल प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी हम चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन वो परसीव बैक ऑफ द माइंड होती है, बैक ऑफ द ब्रेन होती है, जो जिसको हम ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेरिब्लम, जो आप
बैलेंस्ड पोस्चर में खड़े रहते हो, ठीक है, उसको सेरिबेलम मेंटेन करता है। जो आपके चलने फिरने की मूवमेंट्स है उसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और जो आप सीखते हो, चीज़ें लर्न करते हो चल के, काम करके, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, बाइकिंग, ठीक है, कार ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें आपका सेरिब्रम सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन स्टेम क्या करती है, आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। और आपकी वेकफुलनेस के लिए, आपके अलर्टफुलनेस के लिए, आपकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्लीप जैसी चीज़ों के लिए भी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल है। अभी जब ब्रेन को किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब हम उसके पार्ट को, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मेड्यूला को डिस्कस करेंगे, तब आपको और भी सारी चीज़ें मैं डेप्थ में बताऊंगा कौन सा रीजन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी आप आ जाते हैं हमारी ब्रॉडर पिक्चर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कमांड सेंटर है, और इसके की फंक्शंस हम देख लेते हैं। रिसीव्स एंड प्रोसेसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, initiates and coordinates responses, control thoughts, emotions, memory and behavior, regulate vital function जैसे breathing, heartbeat, and supports learning and memory, जो कि हमें पता ही है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझने की थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारी बॉडी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। देखो, ब्रेन ये रहा, स्पाइनल कॉर्ड ये रही, इसके बाहर जो जितने भी नर्व्स हैं वो सारे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब देखो, जो ब्लू में नर्व्स है वो क्या है, हमारी एफेरेंट न्यूरॉन्स है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स है। वो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जैसी कोई स्टिमुलस आता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने फिंगर को अपने टच करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्रेन में सिग्नल चले जाएगा। तो जो चीज़ आपके ब्रेन में सिग्नल पहुंचा रही है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहले सिग्नल लेके आई है, वो आपके एफेरेंट न्यूरॉन्स है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स है। दूसरी तरफ आप देखोगे ग्रीन कलर के, अब वो ग्रीन कलर के जो न्यूरॉन्स है वो एफेरेंट न्यूरॉन्स है। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटर एक्शन के लिए। ये इन्होंने डिवाइड करके दिखाया, बट होते साथ में ही है। सेंसरी भी साथ में ही होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी साथ में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी एक ही तरफ सेंसरी, दूसरी तरफ मोटर न्यूरॉन्स है, दोनों साथ में होते हैं। बस वो एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है, ठीक है। तो वो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया, आपको कोई चीज़ काम करनी है और आपको कोई चीज़ एकदम मूव करनी है, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना है, तो आपके मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जैसे कि हम मूव कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, मैम हम क्या कहते हैं, स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं, या हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, या हम कहीं वॉक कर रहे हैं, या हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई जर्नल लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सारी की सारी, जिम जा रहे हो, सारी की सारी चीज़ें हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वॉलंटरी मूवमेंट। अब आपकी हार्ट बीट पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके लिवर की फंक्शनिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी जो इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर रही हैं चीज़ों को, स्क्वीज़ हो रही है और क्या कहते हैं, फैल रही हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो सारी चीज़ें होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, इनवॉलेंटरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, वो भी आपका पीएनएस ही कंट्रोल करता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। अब ये जो एएनएस है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसमें दो चीज़ें होती है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। थोड़ा बहुत कंट्रोल में, मैं बताऊंगा कैसे। अभी सिंपैथेटिक डिवीजन पे आ जाते हैं, जैसे कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपकी जैसे सिंपैथेटिक डिवीजन मतलब, जैसे कि आप नॉर्मल किसी फॉरेस्ट में गए, किसी जंगल में गए, और आप रात हो रही थी, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गए, और अचानक से आपको आवाज़ आई कि भाई, आप कैंपिंग कर रहे थे, तो अचानक से आपको आवाज़ आई किसी बाघ के गुर्राने की। आपने देखा, अरे हमारे कैंप के पास तो कोई जानवर आ रहा है, और एकदम से आपके आगे बाघ आ जाता है या भालू आ जाता है, तो आप डर जाते हो कि यार ये क्या होगा। उस टाइम आपकी बॉडी या तो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगी, या तो फाइट करेगी, या तो भागने लग जाएगी वहाँ से कि भाई भागो भागो यहाँ से भागो। तो ये रिस्पॉन्सेज होते हैं फाइट और फ्लाइट के। एक ही एग्जांपल हो गया, और कई सारे एग्जांपल होते हैं। मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो या तो आप फ्रीज हो जाओगे उस मोमेंट पे कि यार कि क्या करना है, या तो आप फाइट करने लग जाओगे, या तो आप भाग ही जाओगे। तो ये कई सारी चीज़ें होती है, हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन कंट्रोल करता है। जनरली हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, या तो फाइट और फ्लाइट का ही होता है। फॉर एग्जांपल, हमने बचपन से सुनते आ रही है इसके सिंपैथेटिक डिवीजन के एग्जांपल में, कि अगर कहीं आग लग जाती है, मान लो आपके घर के आसपास कहीं आग लग जाती है, तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हो, फाइट करते हो कि भाई इसको पहले बुझाना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको, आपके ब्रेन ने परसीव कर लिया कि भाई ये कंट्रोल के बाहर है, तो आप वहाँ से भाग जाते हो। बाकी और चीज़ें क्या होती है, डायलेट्स आर प्यूपिल, ठीक है। जब हमारी आंखें कोई ऐसी चीज़ परसीव करती है जिससे वो बहुत शॉक हो जाती है, तो हमारा पीपल डायलेट हो जाता है और ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, उसको चीज़ को अच्छे से देखने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हार्ट रेट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, या कोई पैनिक की सिचुएशन में, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती है जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन कंट्रोल करता है। मतलब इसका बेसिकली काम है कि भाई या तो ये आपसे फाइट कराएगा, या तो ये बोलेगा कि भाई भाग जाओ यहाँ से। अब आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या करता है,
ये आपके माइंड को सिग्नल देता है कि भाई आराम करो, अब रिलैक्स करो। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर आपको रेगुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग वेरी लॉन्ग एंड स्लो ब्रेथ। मतलब आपको बहुत तेज़ सांस नहीं लेनी, बहुत छोटी सांस नहीं लेनी, मतलब आराम से लो, बहुत प्रोसेस के साथ लो, फोकस करो अपनी सांसों पे। तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉडी है, आप जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट हो जाता है एंड वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि यू नीड टू रिलैक्स, देर इज़ नथिंग लाइक डेंजर in our surrounding, and you don't have to worry, you don't have to be in the fight mode or in the flight mode, so you can relax, you can feel safe। तो जैसे ही आप वो स्लो ब्रीदिंग करने लगते हो आपका माइंड रिलैक्स होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं मेडिटेशन इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हाउ वी एक्टिवेट आवर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। Anyway, if you want to know about autonomic nervous system, peripheral nervous system, central nervous system, I'll make a video on these topics separately। अभी हम कंटिन्यू करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी से। तो ये बेसिक चीज़ें थी भाई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे सीएनएस का पार्ट होता है और उसमें हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे और सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे वापस। So Rahul lived just a few kilometers from the school with his family and he came from the same hometown as you। अब जो आपकी स्टोरी चल रही थी उसको आप इमेजिन करने की कोशिश करो, क्लोज योर आइज इफ यू वांट एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट गाय राहुल who made you feel special on your day one and how you went on introducing him to your mother whom you loved the most, ठीक है। एंड अभी इसका राहुल की और इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी कि ही यूज टू लिव अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर स्कूल, अपने फैमिली के साथ रहता था। एंड स्पेशल चीज़ ये है कि उसकी फैमिली भी उसी सेम होम टाउन से थी जिससे आप है, और ये आपको रीज़न मिल गया, आपकी दोनों की जो फ्रेंडशिप था उसको रीज़न मिल गया और क्लोज आने का। यू गाइज बिकेम मोर क्लोज, ठीक है। सो नाउ हेयर इज़ हाउ ही सीज यू अंडरस्टैंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब इतने टाइम बाद यू आर मीटिंग राहुल अगेन, नाउ ही इज़ विटनेसिंग यू हाउ यू अंडरस्टैंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। हियर है राहुल यहाँ पे एंड ही इज़ वॉचिंग यू हाउ यू लर्न। सो अब डिस्कस करते हैं हम साइन ऐप्स से। न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने के लिए हमने न्यूरॉन्स को समझ लिया, नर्वस सिस्टम का भी हमें ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम साइन ऐप्स पे आते हैं। अब साइन ऐप्स क्या होते हैं, मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया। अगर हम नर्व को देखें तो मैंने दिखाया कि हमारा डेंड्राइड्स है इस वाले न्यूरॉन की और ये एक्सॉन टर्मिनल है इस वाले न्यूरॉन का। तो जब ये न्यूरॉन इसके आगे किसी और न्यूरॉन से कनेक्ट होगा तो वो उसके एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब उसके एक्सॉन टर्मिनल में और डेंड्राइट के बीच का जो स्पेस है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। साइनैप्स पे आ जाते हैं। अब साइनैप्स में क्या होता है, ये जो आगे वाला न्यूरॉन है जहाँ से सिग्नल आएगा वो है प्री साइनैप्टिक टर्मिनल, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल है और ये बेसिकली उसका जिसको हम प्री साइनैप्टिक टर्मिनल भी बोलते हैं। और ये हमारे दूसरे वाले न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट है, सिग्नल को रिसीव करेगा। अब होता क्या है, जो हमारे दो तरीके के साइनैप्सेस होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है जिससे कि दूसरा न्यूरॉन हमारा एक्टिवेट हो जाए। दूसरा होता है हमारे केमिकल साइनैप्सेस जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अब होता क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जानने वाली, हमारी बॉडी में ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल मैं आपको बताऊं कैसे जनरेट होता है। जैसे अपनी बॉडी में आप अपने हाथों में टच करने की कोशिश करो, जैसे आप टच कर रहे हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल जा रहा है दैट समथिंग इज टचिंग, कि आपकी जो दूसरी फिंगर है वो आपके हाथ को टच कर रही है, ठीक है। आपके ब्रेन में बहुत विद इन सेकेंड से सिग्नल चले गया, बट ये सिग्नल गया कैसे, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो आपका नर्व सेल है, ठीक है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे गेट्स होते हैं, किसके, पोटेशियम के और सोडियम के गेट्स होते हैं वहाँ पे, वो गेटेड चैनल्स होते हैं। वहाँ पे जब ये सोडियम Na+ आयन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें जब Na+ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तब वो अंदर की तरफ आ जाता है, वो गेट खुल जाते हैं और अंदर का जो हमारा पूरा वो है चार्ज है वो नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव हो जाता है। अब वो जैसे ही पॉजिटिव होता है तो हमारे कुछ पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं दूसरे वाले गेट से, जो कि पोटेशियम गेटेड है, ठीक है, वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब होता क्या है, हमारे नीचे की जो लेयर है, हमारी सेल मेम्ब्रेन -70 वोल्ट पे रहती है, लेकिन जैसे ही उस पर क्या कहते हैं हमारे सोडियम आ जाता है तो वो -50 और -30 पे चले जाती है, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब वो ट्रैवल करके हमारे क्या कहते हैं CA चैनल्स को ओपन करती है। CA चैनल्स क्या हो गए, कैल्शियम चैनल्स को ओपन करती है, जिसमें कि हमारे
कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं। अब वो कैल्शियम आयन क्या काम करते हैं भाई, ये यहाँ पे आते हैं हमारे जो ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट है ना, और जो हमारे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल का ये जो कैल्शियम गेटेड चैनल्स है इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ से क्या होता है, हमारा कैल्शियम भाई साहब अंदर चले जाता है। कैल्शियम जैसे ही अंदर जाता है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स है इनको ब्रेक करते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बाहर आ जाते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट में। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरा वाला जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली उस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए थे जो रिलीज़ हुआ, वो ओपन हो जाता है और इसी तरीके से हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे आपके ब्रेन में, आपके सीएनएस में, आपके पीएनएस में न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, ऐसे सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको इसका एग्जांपल देखना है तो कोई भी अपने बॉडी के पार्ट को टच करके देखो, जैसे आपके माइंड को सिग्नल जा रहा है, इसका मतलब भाई साहब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और आपकी बॉडी में क्या कहते हैं नर्व्स ने सिग्नल, केमिकल सिग्नल कम्युनिकेट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कम्युनिकेट किया और आपके ब्रेन तक बात पहुंच गई कि भाई कुछ कोई चीज़, किसी चीज़ ने टच किया, आपकी फिंगर ने आपके हैंड को टच किया। तो ये चीज़ होती है। अब देखो कॉमन टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। अभी एक्शन पोटेंशियल, इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन एक्शन पोटेंशियल कि भाई एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन सीएनएस पीएनएस यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं वीडियो बनाऊंगा बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम एंड राइट नाउ आई एम also committed to other videos on psychology. So if you want then only I'll make videos on action potential CNS and PNS और उसको मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। फिर अभी हम यहाँ देख लेते हैं कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे होते हैं। एसिटाइल कोलाइन होता है, ACH बोलते हैं मसल एक्टिवेशन लर्निंग के लिए। ग्लूटामेट होता है मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा होता है मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामिन तो आपको पता है। सेरोटोनिन मूड स्लीप एपेटाइट के लिए होता है। आप वॉक करने जाओ पार्क में, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपका एपेटाइट भी अच्छा हो जाएगा, पार्क वगैरह में जाओ। नोरापाइनफ्राइन क्या होता है, अलर्टनेस स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। जैसे आपकी बॉडी जब मेरी एक वीडियो है उस पर आप जाओगे तो उसमें देखोगे मैंने बताया कि हमारे ब्रेन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, लोग इसके रूलियस ब्लू स्पॉट बोलते हैं उसको। वहाँ से हमारा नोरापाइनफ्राइन रिलीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लू स्पॉट बोलते हैं उस रीजन को। तो वो वीडियो आपको देखना, आपको नोरापाइनफ्राइन अच्छे से समझ में आएगा। आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, ये बेसिक हमारा फंक्शन हो गया साइनेप्सिस का, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या है। टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साइनैप्स को आपको समझ में आ गया, साइनैप्स क्या होता है, बस इतना समझना ज़रूरी था नर्व सेल को समझने के लिए और न्यूरोप्लास्टिसिटी को फर्दर समझने के लिए। अब आ जाते हैं फाइनली न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है। फॉर एग्जांपल दो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, अभी इनके बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही है, बट वो इवेंचुअली बनेगा कैसे, जब आप रेपिटिशन करोगे, जब आप उस एक्शन को रिपीट करोगे और जैसे जैसे आप उस एक्शन को रिपीट करते जाओगे वो जो नर्व्स है, वो जो न्यूरॉन्स है वो आपस में और स्ट्रॉन्ग उनका कनेक्शन होता जाएगा। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है। आप बोलोगे यार ये चीज़ें तो हर जगह होती है, नहीं ऐसा नहीं होता, होती हैं, बट क्या होता है कि अगर आप एडल्ट हो गए, अगर आप 25-30 की एज में, तो चांसेस है कि आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी उतनी इफेक्टिवली नहीं होगी जितनी जब आप तब होती थी जब आप 5-6 साल के थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिपीटेडली ट्राई करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा नए पाथवे बनाने के लिए। अगर आप ऐसा करना सीख जाते हो तो आप कोई भी स्किल लर्न कर सकते हो बहुत जल्दी। इसके एविडेंसेस क्या क्या है, जैसे कि हम कोई नई चीज़ लर्न करते हो, फॉर एग्जांपल आप म्यूज़िक लर्न कर रहे हो या कोई सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो, तो भी आपके दिमाग में नए पाथवे बन रहे हैं और वो पाथवे तभी स्ट्रांग होंगे जब आप उस चीज़ को रिपीट करोगे, ठीक है। की फीचर्स क्या हैं, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। So neuroplasticity is the brain's ability to reorganize itself by forming new neural connections throughout life. It helps us learn, recover from injury and adapt to new experiences. आप देखोगे कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा था कि लंदन में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके दिमाग का स्पेसिफिक रीजन जो कि हमारे स्पेशल लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो काफ़ी बड़ा था, वो काफ़ी मतलब कंपैरेटिवली लार्ज था उन लोगों से जो टैक्सी ड्राइव नहीं करते। तो वो दिखाता था कि कैसे विद टाइम उनके ब्रेन ने
स्पेशल मेमोरी को और ज़्यादा एक्टिवेट किया और ज़्यादा एक्टिवेट किया कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। उनको 25,000 से भी ज़्यादा रूट पता थे लंदन में, और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में ऐड करी, आप उसको देखना। तो की फीचर्स पे आ जाते हैं। फॉर्म्स न्यू कनेक्शन, स्ट्रेंथन्स और वीकन कनेक्शन, रीऑर्गेनाइजेस ब्रेन नेटवर्क, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे काम करती है? हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है या हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। जब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको राहुल का एग्जांपल बताया, तो राहुल जब मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है, 0% में, तब आपको पता नहीं था हु इज़ दिस गाय, यू हैड नो क्लू, एंड मे बी आपकी इतनी फेमिलियरिटी भी नहीं थी। बट विद द टाइम मैंने क्या किया, जो राहुल नाम की न्यू इन्फॉर्मेशन थी, उसको मैंने आपके ब्रेन में जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कैसे योर मदर, जो आपकी मम्मी से रिलेटेड आपके दिमाग में ऑलरेडी, आपके माइंड ब्रेन में ऑलरेडी नर्व स्टोर्ड है, जिन नर्व्स में ये डेटा स्टोर्ड है, वहाँ से मैंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी। एंड देन आई आस्क यू अबाउट द क्वालिटी यू लाइक द मोस्ट इन योर मॉम, सो दैट वो जो आपके ब्रेन में रीजन है आपकी मदर के लिए डेडिकेटेड, ठीक है, वो थोड़ा और एक्टिविटी में आए। फिर मैंने और ड्रिल किया, एंड फिर मैंने दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करी, दैट यू आर मेकिंग योर दैट यू आर होल्डिंग योर फ्रेंड्स हैंड एंड एक्साइटेडली इंट्रोड्यूसिंग देम टू योर मॉम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो जो नई इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी। अब इससे आपकी फेमिलियरिटी बनती गई। फिर मैंने आपके स्कूल से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, और फिर मैंने एक इमोशनल स्टोरी दी जिससे कि आप थोड़ा और फेमिलियर हो जाएं। और मैंने स्पेशल वर्ड को यहाँ पे रेड हाईलाइट किया कि आपके ब्रेन में एक सबलिमिनल मैसेज जाए कि अच्छा, रेड स्पेशल के साथ डेडिकेटेड है। फिर मैंने थोड़ी और ड्रिल किया, फिर मैंने राहुल को भी रेड वर्ड में डाला, रेड फॉन्ट में डाला, ताकि आपके ब्रेन में एक सबलिमिनल मैसेज जाए कि अच्छा, स्पेशल इज़ कनेक्टेड टू राहुल, बोथ आर रेड, स्पेशल राहुल, राहुल स्पेशल। ठीक है, ये कनेक्शन आपके ब्रेन में जाता गया थोड़े टाइम तक। फिर मैंने स्टोरी को और ड्रिल करा उसको, आपके ये जो हमारी स्टडी है पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, इसमें भी मैंने राहुल को यहाँ प्रेजेंट किया कि आप उससे कनेक्शन बनाते जाएं। फिर मैंने राहुल को फिर से मेंशन किया, उससे और फेमिलियरिटी बनाने की कोशिश करी, दैट he lived just few kilometer from the school with his family and that he came from the same hometown as you। इससे क्या हुआ, आपकी फेमिलियरिटी थोड़ी और बढ़ने लगी। अब यहाँ पे मैंने ही को उसी रेड कलर से हाईलाइट किया जैसे मैंने स्पेशल और राहुल को हाईलाइट किया था, सो दैट आपके ब्रेन को पता चलता रहे कि अच्छा, ही समथिंग स्पेशल, राहुल ही राहुल स्पेशल, राहुल ही स्पेशल, तो राहुल इज स्पेशल, ये आपके ब्रेन को सबलिमिनली सिग्नल जाता गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिकली आपका जो स्कूल और मॉम से रिलेटेड रीजन था ब्रेन में, उसको राहुल के साथ एसोशिएट करने की कोशिश करी और न्यूरोप्लास्टिसिटी को मैंने आपको समझाया। फिर क्या हुआ, आपके ब्रेन में अब इस स्केच का एक डेडिकेटेड रीजन अभी तो नहीं बना होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को रिपीटेडली सोचोगे, रिपीटेडली बार बार देखोगे और राहुल के बारे में सोचोगे, तो आपके ब्रेन में वो रीजन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, आप पहली वाली इमेज से कंपेयर करो जहाँ पे आप इस स्केच को बिल्कुल नहीं जानते थे, और आप अब इस इमेज से कंपेयर करो जिसमें आप इस स्केच को जानते हो, इससे रिलेटेड आपके माइंड में स्टोरी है, अब आपको इसका नाम भी पता है। ठीक है, तो ये होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये इसका एक एग्जाम्पल था न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। बस यही चीज़ें थी, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्हांस करनी और ज़्यादा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप भाई प्रैक्टिस और रेपिटेशन करो। इसके लिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट को मैंने खुद ट्राई किया। मैंने एक छोटी सी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करी। वट वॉज हैपनिंग इज आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रिलैक्स माई माइंड। तो वट आई डिड इज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा एंड मेडिटेशन। बट स्टार्टिंग में बहुत इट वॉज बिकमिंग वेरी हार्ड फॉर मी, extremely very hard for me, all right, to get out of my bed and just go there and sit and meditate and do yoga। तो मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड किया एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि थ्रू आउट दिस वीक आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड आई एम गोइंग टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ डूइंग योगा डेली। तो अब डिस्कस करते हैं भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी को आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक गोल डिसाइड करो। गोल बहुत मेजर नहीं लेना आपने, गोल बहुत छोटा लेना है, ताकि आपके ब्रेन को बस एविडेंस मिल जाए कि आप कोई हैबिट डेवलप कर सकते हो, आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हो। वो छोटा सा गोल लेते ही, फॉर एग्जांपल आपने गोल लिया कि आपके घर के आसपास कोई 400-500 मीटर का पार्क है, तो आपको उसका एक राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है, बाय रनिंग। तो व्हाट यू कैन डू इज़ start small, just go into the park, just show up and start walking
आपको पहले दिन ही रनिंग नहीं करनी है, आपको बस बस जाना है पार्क में, आप बस पार्क छू के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंचुअली आप 2-3 दिन ऐसा करो, आपको आप बिल्कुल ही लेथार्जिक हो, बिल्कुल ही एकदम आलसी हो, तो आप जाओ पार्क और बस बस गेट को छू के घर पे आ जाओ। इवेंचुअली आप क्या देखोगे कि जैसे ही आप पार्क पहुँचोगे ना, यू जस्ट नीड टू शो अप। जैसे ही आप पार्क पहुँचोगे, आपका खुद ही वहाँ वॉक करने का मन करेगा। जस्ट शो अप। फिर जस्ट पुश योर सेल्फ लिटिल अबव द कंफर्ट जोन। ठीक है, आप जा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, अब आपको लग रहा है यार नहीं, अब थोड़ा सा मुझे जॉगिंग करनी चाहिए, तो आप जॉग करना शुरू कर दो। 3-4 दिन आप यही करो, बट डोंट मिस एनी डे, जस्ट शो अप। अपने माइंड में ये रखो कि यार मुझे बस वहाँ पे जाना है। फिर 3-4 दिन आपने ऐसा करा, एक दिन सरप्राइज योर माइंड और जाओ बोलो। इस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, उस न्यूरॉन से कनेक्शन बनाने की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो एक दिन डिसाइड करो कि नहीं, सरप्राइज कर दो मेरे माइंड को, अपने ब्रेन को, कि नहीं आज जाओ पार्क में, जो यू जस्ट नीड टू शो अप एंड टेल योर माइंड कि टुडे आई एम नॉट गोइंग टू जॉग, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू वॉक, आई वांट टू रन। और ये नहीं बोलना अपने माइंड को कि आपको पूरा एक राउंड आज ही कंप्लीट करना है। अपने माइंड को बस इतना बोलो, आई जस्ट वांट टू रन, एंड देन स्टार्ट रनिंग। देखो आप कहाँ तक भाग रहे हो। तब भी नहीं बोलना अपने माइंड को कि मैं क्या कहते हैं पूरा राउंड लगाऊंगा, जस्ट रन। अगले दिन आओ, अब आपका वो थ्रेशोल्ड डेवलप हो गया, ठीक है। अब आप जाके वॉक नहीं करोगे, अब या तो आप जॉगिंग करोगे या तो आप रनिंग करोगे। कोई बात नहीं, बीच में फेलियर भी आएगा, बट आपको गिव अप नहीं करना, ठीक है। जस्ट नीड टू शो अप, जाओ रनिंग करो। मान लो फेलियर भी आ गया तो फिर से स्टार्ट करो कि आज मैं वापस से जॉग करूँगा, वही साइकिल रिपीट करो। बट जैसी आपको अपनी लिमिट पुश करनी है, एक दिन अपनी लिमिट क्रॉस कर दो। फॉर एग्जांपल आप पहले 2 दिन गए, आपने वॉक करा, 3 दिन आपने जॉग करा, चौथे दिन के बाद आप रैंडमली बोल दो कि भाई आज मैं भागूंगा, और उस दिन भागो, ठीक है। पुश करो अपनी लिमिट्स को। अगले दिन क्या होगा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके माइंड का मन, आपके ब्रेन का मन नहीं करेगा कि आप जाओ वापस बाहर, क्योंकि आप अपने ब्रेन को पुश कर चुके हो। तो वहाँ पे आपको अपने आप को ये इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी है कि मैं आज वहाँ पे रनिंग नहीं करूँगा, मैं जॉगिंग नहीं करूँगा, बस मुझे कैसे भी करके वहाँ जाने। यू नो व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इज़ जस्ट शोइंग अप। आप बस अपने माइंड को बोलो कि मुझे वहाँ पे पार्क में जाना है। जैसे ही आप पार्क जाओगे, आप देखोगे कि आप इवेंचुअली आपका मन कर रहा है कि आप वापस से रनिंग करो, तो वही चीज़ रिपीट करनी है, ठीक है। अब एसेंशियल क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए कि आप भाई, अब एसेंशियल्स क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए कि भाई आप नींद अच्छी लो, यू शुड स्लीप, यू शुड हैव अ क्वालिटी स्लीप। आप स्ट्रेस को मैनेज करो। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे, माइंडफुलनेस से, मेडिटेट करके, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करो, सीख अ साइकोलॉजिस्ट अगर आपको बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस है तो। होता है क्या है, सीख अ साइकोलॉजिस्ट अगर आपको बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस है। होता क्या है, चीज़ें इतनी स्ट्रेसफुल नहीं होती, और मे बी हो भी सकती है, बट हाउ यू परसीव इट, हाउ हाउ वट स्टोरी यू फ्रेम इन योर माइंड मैटर्स द मोस्ट। अगर वो स्टोरी आपके माइंड में ठीक है, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम आ जाएगा और आप उस चीज़ से इफेक्टिवली डील कर पाओगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को पहले आप रिलैक्स फील कराओ, जो कि आप मेडिटेशन और क्वालिटी स्लीप लेके कर सकते हो। फिर एक्सरसाइज करो, खाना अच्छा खाओ, और अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो आपको सपोर्टेड फील कराते हैं, जो आपको मोटिवेटेड फील कराते हैं, ठीक है, जो आपको पॉजिटिवली अपलिफ्ट करते हैं। एक पिग्मेलियन इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में कि आपके आसपास के लोगों की जैसे आपको लेके एक्सपेक्टेशंस होगी, आप वैसे ही परफॉर्म करोगे। पिग्मेलियन इफेक्ट टीचिंग में बहुत यूज़ होता है, तो पिग्मेलियन इफेक्ट को देखो, अपनी लाइफ में फ़िल्टर करो चीज़ों को, ठीक है, और उन लोगों के साथ रहो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और पॉजिटिवली अपलिफ्ट करते हैं। इसके लिए बेटर चीज़ क्या होती है कि आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद अ ग्रुप, ठीक है, कोई ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आप जिमिंग स्टार्ट कर रहे हो तो लुक फॉर अ जिम बडी, ठीक है। ठीक है, आप अकेले कर सकते हो वगैरह, बट ठीक है, लेकिन आप किसी के साथ करते हो तो आपको एक सपोर्ट मिलता है। और सिक्स्थ क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो अपने आप में। न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्स टाइम, कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस क्रिएट पावरफुल लॉन्ग टर्म चेंजेस। आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू शो अप, यू जस्ट नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। अब मेरा एग्जांपल देखना, मैंने एग्जांपल स्टार्ट करा था इस वीडियो को बनाने से जस्ट 8 दिन पहले मैंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। एज आई टोल्ड यू कि as I've told you that I was facing very much a difficulty in waking up and doing yoga and meditation, and it was very essential for me because my mind was not relaxed and मैं काम फील नहीं कर रहा था। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने स्टार्ट किया था। इसमें आप देखोगे द टाइनी एक्सपेरिमेंट, और ये यूट्यूब की लिंक भी मैं अपलोड कर दूंगा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है और मैंने कैसे उसको ब्रेक किया।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट आई एम जनरली गोइंग टू फॉलो थ्रू ऑन वट आई डिस्कस्ड इन द वीडियो अबव. Lately I've noticed how difficult it has become to sustain focus, and it was slowly turning into a real roadblock in my work. So as I promised in the video, I decided to commit to completing at least one meaningful task every day, and I couldn't think of a better place to start than meditation and mindfulness. So this morning, I'll be honest, I didn't wake up at 5 or even 6. I got up at 7:45, but instead of overthinking, I drank a glass of water, washed my face and went straight to the balcony to practice breathing exercise followed by yoga. ठीक है. अब मेरे पास कोई बहुत अच्छा गियर सेटअप नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं मैंने योगा वगैरह कैसे करी. इट इज़ अप टू यू टू बिलीव इट और नॉट. ठीक है, मैं कुछ वो नहीं कर रहा, बट मैंने जो एक्सपीरियंस है वो मैं लिख रहा हूँ कि मैंने जो पहले दिन मैंने ब्रीदिंग करी और ओम चैंटिंग करी. ब्रीदिंग मैंने क्या कहते हैं 10 मिनट्स करी और ओम चैंटिंग 5 मिनट करी, और उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का डिस्ट्रैक्शन था. लेकिन आप देखो इवेंचुअली हुआ क्या. तो उसमें मैंने योगा भी करी थी, और मैं योगा में मैंने 15 मिनट डिसाइड किया था, 30 मिनट का सेशन था, लेकिन मैं 15 मिनट में उठ के आ गया. अब देखो डे 2 में मैंने क्या किया भाई, 10 मिनट मेडिटेशन करी और 30 मिनट का योगा सेशन कंप्लीट करा. देख लो पहले दिन मैं आधे में उठ के चले गया था, ब्रीदिंग भी डिफ़िकल्ट हो रही थी, लेकिन दूसरे दिन 10 मिनट का ब्रीदिंग सेशन, योगा सेशन 30 मिनट का. ठीक है, ये देखो. अब डे 3 पे चलते हैं. डे 3 में आप देखोगे अगेन ग्राफ नीचे आ गया थोड़ा थोड़ा. प्राणायाम सिर्फ 5 मिनट, ओम चैंटिंग 5 मिनट, बट योगा स्टिल 30 मिनट्स. ठीक है, माइंड अभी भी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, बट डे 4 में भाई चीज़ अच्छी होने लगी. बट यहाँ पे मेरी जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी कम हो गई. ब्रीदिंग 10 मिनट और योगा जो था वो 15 मिनट्स. मतलब योगा में मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए 30 मिनट बैठना. और डे 5 में क्या होता है, अब आप देखो डे 5 में ब्लास्ट हो जाता है, फेल हो जाता हूँ मैं वो दूरी तरीके से. डे 5 फेल्ड टुडे बीइंग ऑनेस्ट. 8:35 पे उठा, बाहर बहुत गर्मी थी, बैठा ही नहीं गया, ना मेडिटेशन हुई ना योगा हुआ. योगा करने के लिए बैठा सिर्फ 5 मिनट्स आई सैट. उसके बाद आई गॉट अप एंड वेंट टू माई बेड अगेन, और फिर सो गया. तो डे 5 पे तो आई फेल्ड. ठीक है, अब डे 6 पे देखो, मैंने डे 5 पे प्रॉमिस किया कि मैं डे 6 पे क्या करूँगा. तो माई प्रॉमिस वॉज टुमारो आई पुश माई लिमिट्स अ लिटिल फर्दर. ठीक है, और मैंने ये डिसाइड किया, मैंने डे 5 को ही रात को मैंने पोस्ट डाल दिया कि भाई मैं अगले दिन 21 मिनट की ओम चैंटिंग करूँगा और 48 मिनट्स का योगा सेशन करूँगा. ठीक है, अब आप देखो डे 6 पे मैंने क्या किया. सोचो, इससे पहले मैं 5 मिनट या 10 मिनट मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बैठना, बट डे 6 पे आई पुश्ड माई सेल्फ. जैसे मैंने अपनी स्लाइड में बताया था ना कि आपको लिमिट को पुश करना है अपनी. डे 6 पे ओम चैंटिंग करी 21 मिनट्स, 8 बजे उठा, योगा करा 48 मिनट्स. 48 मिनट्स योगा करा मैंने, और मैंने एक सीरीज़ ही ज्वाइन करी यूट्यूब पे, योगा विद एड्रिन चैनल पे, जो कि डे 30 दिन का चैलेंज है, जो कि मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ. डे 7 पे मैंने अगेन 21 मिनट ओम चैंटिंग करी, योगा करी 37 मिनट. अब यहाँ 37 मिनट इसलिए क्योंकि जो मेरी डे 2 है योगा सीरीज़ की, 30 डे योगा सीरीज़ की, उसमें जो डे सेकेंड की योगा है वो ही 37 मिनट्स की है. तो वो सीरीज़ अभी मैं कंटिन्यू कर ले रहा हूँ. अब ये डे 8 और डे 9 का जो पूरा ग्राफ है, और ये पूरे एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ है कि मैं कितना कितना मैंने इंटेंसिटी मेरी कितनी थी, मेरी लर्निंग क्या थी, ये सारे मैंने अपने मीडियम पे शेयर करी हुई है. आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि पूरा लर्निंग ग्राफ कैसा था. और इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ अ रियल फिनोमेना. ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ अ रियल फिनोमेनन. आप इसको प्रैक्टिस करो, आप इसको देखो, अपनी लाइफ में छोटी छोटी स्किल डेवलप करने की कोशिश करो, फिर इवेंचुअली आपके ब्रेन को एविडेंस मिलता जाएगा दैट येस यू कैन डेवलप अ स्किल एंड यू हैव अ मेथड टू डेवलप अ स्किल. स्टार्ट करो, जस्ट शो अप. कोई हैवी गोल मत रखो, सिंपल गोल रखो, स्टे कंसिस्टेंट. थोड़ा थोड़ा अपने आप को लिमिट्स के पुश करो, और फिर एक दिन बहुत ज़्यादा पुश कर दो, आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, लेकिन आप वापस से वो साइकिल रिपीट करना. और अगर आप उस इंटेंसिटी को मेंटेन कर पाते हो, मोमेंटम को मेंटेन कर पाते हो, तो वेल एंड गुड. नहीं भी कर पाते तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ कि यू हैव फेल्ड, यू आर दिस एंड दैट. बस अपने ब्रेन को बताना कि आई एम ग्लैड दैट कि तूने इतना भी किया है, और हम आगे भी कर लेंगे. ठीक है, एंड यू कैन शेयर और comment, type in the comment section how you felt after watching this video, and what is that one skill or one habit which you are going to develop using the methods of neuroplasticity. So thank you for watching.